नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार आप सभी विद्यार्थियों का विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपके लिए अब जल्दी ही क्लासेस शुरू की जा रही है और आप अभी मेरे से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जो पटवार, रीट और राजस्थान पुलिस एसआई में काम आएगी। विद्यार्थियों, अभी पटवार और राजस्थान पुलिस एसआई की एग्ज़ाम अभी लग चुकी है। अब पटवार और रीट आपके सामने हैं। इन दोनों के लिए मैं आप लोगों को व्याकरण का थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, जिसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के हम क्या क्या पढ़ेंगे व्याकरण में। तो विद्यार्थियों देखो, व्याकरण शब्द वी धने आ धने क्री धने अन्य धातु से मिलकर बना है, जिसमें वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है और अन प्रत्यय है। जबकि संस्कृत में यहाँ लूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिंदी में नहीं है। संस्कृत में लूट प्रत्यय होता है, हिंदी में लूट प्रत्यय नहीं होता। हिंदी में इसका वर्गीकरण इस प्रकार होता है, वी धने आ धने क्री धने अन्य। इसमें वी भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, क्री धातु है। क्री धातु जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और इसमें अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात व्याकरण में हम उन सभी तत्वों को पढ़ेंगे जो हमारी भाषा को सुधार कर सके, हमारी भाषा में सुधार कर सके तथा भाषा का वर्गीकरण कर सके, भाषा को सुधार सके। तो सबसे पहले हम व्याकरण में वर्ण की जानकारी लेंगे कि वर्ण क्या होता है, किसे कहते हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्णों का यहाँ प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण जिसे हम ध्वनि भी कह सकते हैं या अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण को ध्वनि कह दो या अक्षर कह दो। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा, चाहे भाषा कोई भी हो, प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं। और भाषा, अगर बात करें भाषा की, तो भाषा दो प्रकार की होती है। एक भाषा होती है लिखित भाषा और एक भाषा होती है मौखिक भाषा। प्रत्येक भाषा में वर्ण होते हैं, वैसे हिंदी में भी वर्ण होते हैं, और हिंदी भी लिखित और मौखिक दो प्रकार से बोली जाती है। अगर हम किसी भाषा को लिख दें, और लिखने से जो इकाई होती है वो होती है वर्ण, और बोलें वो होता है अक्षर। अर्थात हम परिभाषा की बात करें लिखित और मौखिक भाषा के आधार पर, तो पहली परिभाषा ये होती है, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं। इन्हें ध्वनि भी कह सकते हैं, इन्हें ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनि कह दो, वर्ण कह दो, अक्षर कह दो, तीनों एक ही चीज़ है। तो परिभाषा में बात करते हैं, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई भी वर्ण है और मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई भी वर्ण है। अगर एक मूल परिभाषा की बात करें हम, तो मूल परिभाषा में हम बात करेंगे कि मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि
छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सके उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। अगर हिंदी में वर्णों के भेद की बात करें हम, भेद, तो हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं या दो भेद होते हैं इनके। नंबर एक है स्वर वर्ण और नंबर दो है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर इनकी हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मूल वर्ण मान रखे हैं वो मूल वर्ण 44 मान रखे हैं। आप भ्रमित न हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 44 मान रखे हैं। और कुल वर्णों की बात करें हम तो कुल वर्ण 52 होते हैं। कौन से 44 होते हैं और कौन से 52 होते हैं? कई बार क्वेश्चन हो जाता है कि सर मूल वर्ण 44 होते हैं तो कुल वर्ण 52 कैसे होते हैं? परीक्षा में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, मूल भी पूछा जाता है और कुल भी पूछा जाता है। तो मूल की बात करें तो 44 है और कुल की बात करें तो 52 है। देखिए कौन से मूल है और कौन से कुल है। तो सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वर जिनकी संख्या 11 है। नंबर 2 है व्यंजन और इन व्यंजनों की संख्या 33 है। इनको जोड़ेंगे 44 जो कि मूल वर्ण है। इसी से आगे हम आगत वर्ण पढ़ते हैं हिंदी में। आगत का आशय है किसी अन्य भाषा से आए हुए वर्ण जो हमने सम्मिलित कर लिए, हमने स्वीकार कर लिए। इनकी संख्या 2 होती है जो कि ड और ढ, इन दोनों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। हिंदी में इन्हें नुक्ता कहते हैं। ये अपनी भाषा के नहीं है, अर्थात हिंदी भाषा के नहीं है, ये फारसी भाषा से आए हैं, फारसी भाषा। और इनकी जो लिपि है इस लिपि का नाम है अरबी लिपि। अरबी लिपि। अगर हम अपने हिंदी वर्णों की लिपि की बात करें तो हम देवनागरी लिपि में हिंदी वर्णों को पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में होती है, जबकि ये दोनों वर्ण अरबी लिपि में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 चौथा भेद है और वो है अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण उन्हें कहेंगे इनकी संख्या होती है 2। अ यानी नहीं, योग यानी योग करना। वे ध्वनियाँ जो कि इनके साथ योग नहीं करती। एक तो होती है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 ध्वनियाँ अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। और इस प्रकार नंबर 5 है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण और इनकी संख्या होती है 4। देखो विद्यार्थियों, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है क्ष, जिनका निर्माण 2 अलग अलग ध्वनियों से हुआ है, क, स और ए स्वर। दूसरा है त्र, त, र और ए स्वर। इसी प्रकार तीसरी ध्वनि है जय, ज, ये और ए। इसी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी नवीन हिंदी व्याकरण है, उसमें इसको इस रूप में भी लिखा गया है, ग, ये और ए के रूप में भी, जबकि मान्य यही है। और नंबर 4 है श्र, स और र। इन 2 ध्वनियों के योग से ये संयुक्त वर्ण बने हैं। तो संयुक्त वर्ण 4 हैं, क्ष, त्र, ज और श्र। इस प्रकार कुल मूल वर्ण 44 स्वर और व्यंजन। कुल में बात करें 44, 2 आगत वर्ण, 2 अयोगवाह वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण मिलाकर कुल 52 वर्ण हो जाते हैं।
तो विद्यार्थियों, अगर परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो कुल वर्णों की बात करें तो 52 ही आपका उत्तर होगा। बहुत सारी बुकों में आपको 54 भी दे रखे हैं, 56 भी दे रखे हैं, इसलिए ध्यान देना है कि 52 ही आपका उत्तर होना है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, क्या होते हैं स्वर और इन्हें स्वर ही क्यों कहते हैं, तो चर्चा करते हैं। वे ध्वनियाँ जो बिना बाधा से उच्चारित हो जाए, बिना बाधा से उच्चारित हो जाए, अर्थात जिनके उच्चारण में कोई बाधा ना आए, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। हिंदी में यही स्वर मान्य है। वे ध्वनियाँ जो बिना बाधा से, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, उन्हें स्वर ध्वनियाँ कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें, कई बार क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर हिंदी में की बात करें, में प्रश्न आ जाए, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हिंदी में तो 11 उत्तर हो जाएगा आपका। आपके सामने है 11 स्वर, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अगर हिंदी के स्वरों की बात करें, अगर क्वेश्चन में के आ जाए, ध्यान से देखना, अगर में आ जाता है तो संख्या हो जाती है 11। अगर के आ जाता है, हिंदी के स्वरों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 10 हो जाती है। इनमें एक री स्वर को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा से हमने ग्रहण किया है, संस्कृत भाषा से, अर्थात हिंदी का नहीं है। ये के की बात करें तो हिंदी का नहीं है, तो संख्या हो जाती है 10 से। हम बात करते हैं इनके भेद की कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो हम भेद की बात करें तो स्वर मात्रा के आधार पर हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। किसके आधार पर? हम मात्रा के आधार पर। किसे कहते हैं मात्रा? ध्यान से देखना विद्यार्थियों, मात्रा किसे कहते हैं? हम गणित में मात्रा पढ़ते हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि मात्रा हमेशा स्वरों की ही लगती है। तो मात्रा के आधार में हम बात करें तो मात्रा स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। कहने का मतलब है मात्रा उसे कहेंगे जिस स्वर का हम उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण करने वाले जो समय होता है उस समय को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा की बात करें तो सभी स्वरों की मात्राएं होती है, केवल ए को छोड़कर। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, ए स्वर की मात्रा नहीं होती। 10 स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, इसमें ए स्वर की मात्रा नहीं होती। देखो विद्यार्थियों, मात्रा भी यहाँ बोर्ड पर दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन से स्वरों की कैसी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ए की बात करें तो ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये केवल और केवल अर्ध व्यंजन को पूरा करता है। इसके बाद है आ, इसकी ऐसे मात्रा होती है ई, ये ई की मात्रा, ये दीर्घ ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। इन्हीं मात्राओं के आधार पर हम स्वरों की मात्रा व्यंजनों पर लगाते हैं, क्योंकि व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती। अब भेद की बात करें तो हम मात्रा के आधार पर हैं और मात्रा के आधार पर हम
स्वरों को दो प्रकार से बांटेंगे, दो रूपों में बांटेंगे। एक है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, किन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे और किन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की कि परिभाषा की बात करें तो वे ध्वनियाँ या वे स्वर, ध्वनियाँ कह दो या स्वर कह दो, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी जिनके उच्चारण में हम कम से कम समय लें, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और री, ये चार ही स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगर हम दीर्घ स्वरों की बात करें, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की बात करें, वही परिभाषा, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय, ह्रस्व से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ और आउ। इस प्रकार हम स्वरों का वर्गीकरण 2 रूपों में करते हैं, अर्थात इनके 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, जैसे ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसी प्रकार हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। जैसे स्वर वर्ण 2 प्रकार से होते हैं, वैसे ही व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं और इन्हें व्यंजन क्यों कहते हैं, चर्चा करते हैं इनकी। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ध्यान से देखना। अगर व्यंजन शब्द की बात करें तो इसमें एक संधि है, संधि विच्छेद करके बता देता हूं मैं आपको। वी धने अंजन है, वी धने अंजन, यहाँ ई है और आगे ए है, और इन दोनों के योग से वय बना है, जो कि यण संधि के द्वारा बनता है। हम संधि में चर्चा करेंगे कि कैसे ये बनता है, यण संधि के द्वारा। तो विद्यार्थियों, व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। अगर व्यंजन शब्द के अर्थ की बात करें, इन्हें आप हल वर्ण भी कह सकते हैं, इन्हें आप हल वर्ण भी कह सकते हैं, आप इन्हें हलंत वर्ण भी कह सकते हैं, हलंत वर्ण भी कह सकते हैं। इन्हें हल वर्ण कह दो या हलंत वर्ण कह दो। अगर परिभाषा की बात करें हम, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जैसे स्वरों की परिभाषा की थी हमने, वैसे ही व्यंजनों की परिभाषा होती है। तो परिभाषा में वे ध्वनियाँ
जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ह्रस्व स्वरों की सहायता लेनी पड़े। अर्थात दूसरी परिभाषा की बात करें, अर्थात वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण या व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें हिंदी में, तो इनकी संख्या मूल रूप से 33 होती है। अगर व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हिंदी में 33 होती है। अगर कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या तो 35 होती है। 33 मूल होती है और 35 दो और हम जो बात कर लेंगे हम कि दो कौन से होते हैं जो कुल के रूप में आ जाते हैं। तो 33 व्यंजन जिनको हम 3 भागों में बांटेंगे, अर्थात व्यंजनों के भेद की बात करें हम, इन 33 व्यंजनों को ही हम 3 भागों में बांटेंगे। अर्थात व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद, अगर हम भेद की बात करें तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और नंबर 3 है ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन और नंबर 3 है ऊष्मीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 4 होती है और इनकी संख्या भी 4 होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों की, किन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क्यों कहते हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन। ध्यान से देखना, स्पर्श व्यंजन है नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें, ध्यान से देखो। स्पर्श का अर्थ है जो स्पर्श करे, स्पर्श यानी छुए। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, जो किसी चीज को छुए। किसको स्पर्श करेंगे, हमारे मुख के अंदर, मुंह है, मुख के अंदर वाग अवयव या उच्चारण स्थान कह सकते हैं आप इन्हें, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान जो क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की, उसके बाद में है तालु, उसके बाद में है मूर्धा, उसके बाद में है दंत और उसके बाद में है ओष्ठ। ये हमारे मुख के अंदर उच्चारण स्थान होते हैं जिनके द्वारा ये स्पर्श व्यंजन इन्हें स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुछ ध्वनियाँ, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ को स्पर्श करते हैं, कुछ वर्ण तालु को स्पर्श करते हैं, कुछ वर्ण मूर्धन्य को स्पर्श करते हैं, कुछ दंतों को स्पर्श करते हैं और कुछ ओष्ठों को, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ को स्पर्श करने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, घ और नंगे। ऐसे तालु को च, छ, ज, झ और ये। ऐसे मूर्धन्य को स्पर्श करने वाले ट, ठ, ड,
ढ और न। ऐसे दंत को त, थ, द, ध और न। ऐसे ओष्ठों को प, फ, ब, भ और म। अर्थात इनकी संख्या 25 होती है, जो हमारे वाग अवयव कह दो या उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकले, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 भेद की, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अंतःस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है और क्यों कहते हैं इन्हें अंतःस्थ वर्ण। नंबर 2 भेद है अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन है। अंत का अर्थ होता है अंदर है और स्थ का अर्थ होता है स्थित, स्थित अर्थात वायु फेफड़ों से निकल करे, फेफड़ों से निकल करे सीधे ही बाहर आ जाए, बाहर आए, अंदर से बाहर आ जाए, सीधे ही बाहर आ जाए, यानी फेफड़ों से अंदर, फेफड़े अंदर हैं, अंदर से सीधे बाहर आ जाए, जैसे ऐसे लगे कि भाई स्थित है वो और स्थित होकर बाहर आ जाती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जो किसी को स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करें, किसी भी वाग अवयव को स्पर्श नहीं करें, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जो य, र, ल और व, ये 4 वर्ण अंतःस्थ वर्ण हैं। इन्हें संस्कृत में एक बार रीट में या इसे टेट भी कह सकते हैं आप, रीट या टेट में पूछा गया था। य, व, र और ल जो संस्कृत में होता है ये क्रम, और हिंदी में ये क्रम है ये र ल व के रूप में होता है। संस्कृत में यही क्रम ये व र ल के रूप में होता है। ध्यान से देखना, एक बार संस्कृत में पूछा जा चुका है ये, हमें हिंदी में इसी क्रम को याद रखना है और संस्कृत में ये क्रम होता है। ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में सीधी सी परिभाषा है कि वे ध्वनियाँ जो फेफड़ों से सीधे ही बाहर आ जाए बिना स्पर्श किए हुए, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब तीसरा भेद करते हैं हम, ऊष्मीय व्यंजन। व्यंजन का तीसरा भेद है ऊष्मीय व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ऊष्मीय का अर्थ होता है ऊष्मा देना, ऊष्मा प्रदान करना। अर्थात क्यों कहते हैं इन्हें ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मा गर्म हवा, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म हवा, गर्म हवा। तो वे ध्वनियाँ जो घर्षण करते हुए मुंह से बाहर आए, मुंह से बाहर आए, घर्षण के कारण हवा गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी कारण इन्हें ऊष्मीय वर्ण कहते हैं, ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे से और है। इस प्रकार विद्यार्थियों स्वर जिनकी संख्या 11 होती है 2 भेदों में बांटे गए हैं, और व्यंजन जिनकी संख्या 33 होती है जिनको हमने 3 भागों में बांट दिया है, 2 ह्रस्व और दीर्घ और 3 सबसे पहले हमने पढ़ा है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 पे पढ़ा है हमने अंतःस्थ व्यंजन,
और नंबर 3 पे पढ़ लिया हमने उष्मीय व्यंजन वर्ण। और इस प्रकार 33 व्यंजन वर्णों को हमने पढ़ लिया है। दो जो कुल वर्णों की बात करते हैं, हम कुल व्यंजन वर्णों की बात करें तो इनमें हम 2 आगत वर्णों को और जोड़ देंगे। 33 प्लस 2, ये 2 आगत वर्ण हैं, इनको हम व्यंजनों में जोड़ देते हैं। आगत वर्ण, और आगत वर्ण 2 कौन कौन से हैं, एक है ड और एक है ढ। इन दोनों को जोड़कर हम कुल मिला के 35 व्यंजन कर लेते हैं। तो अगर बात करें कुल व्यंजन वर्णों की तो 35 और मूल व्यंजन वर्णों की तो 33। तो विद्यार्थियों, ये था आपका बेसिक स्वर और व्यंजन वर्ण। ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन एक आधारभूत जानकारी के लिए आपको दिया जा रहा है। इसके आगे हम जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है शब्द परिचय, शब्द वर्गीकरण, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।